हेलो विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया आलोचनात्मक ग्रंथ रस सिद्धांत। रस सिद्धांत उनका रस से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रस के विषय में अपनी विशेष समझ रखने वाले, सूझबूझ और सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले डॉक्टर नगेंद्र ने इसमें कई अध्यायों को प्रस्तुत किया है। उसी में से एक अध्याय रस सिद्धांत के विरुद्ध आक्षेप को प्रस्तुत करता है। रस सिद्धांत के विरुद्ध आक्षेप और उनका समाधान, इस तरह से वह समाधान भी प्रस्तुत करता है। हम उसी विषय में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। रस देखा जाए तो भारतीय काव्य में अत्यधिक महत्व का सिद्धांत है। रस सिद्धांत काव्य की आत्मा के अंतर्गत आता है। रस काव्य की आत्मा माना गया है, परंतु कुछ विद्वान इस तरह के भी हैं जो रस सिद्धांत का विरोध करते हैं और उनकी दृष्टि से रस सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं है। उन्होंने इसे अपूर्ण माना है और उस पर कुछ आक्षेप लगाए हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने उन्हें क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया है और फिर उनका समाधान भी दिया है। हम यहाँ पर उन सारे ही आक्षेपों पर चर्चा करेंगे जो रस सिद्धांत पर लगाए जाते हैं। रस सिद्धांत पर लगाया जाने वाला सर्वप्रथम आरोप है उसकी अलौकिकता से संबंधित। रस को हमने अलौकिक माना है और यही यहाँ पर आक्षेप का विषय बन गया है। जो आरोपकर्ता समीक्षक हैं उनका कहना है मध्य युग में रस को भले ही अलौकिक मान्यता प्राप्त रही हो, किंतु आज का युग मनोविज्ञान का युग है और मनोविज्ञान द्वारा किसी भी अनुभूति का विवेचन करना संभव होता है। तब ऐसी परिस्थिति में रस की विवेचना से परे अलौकिक विलक्षण ब्रह्मानंद सहोदर करना उन्हें ठीक नहीं जचता। और वे कहते हैं जब आज मनोविज्ञान के द्वारा हर विषय पर चर्चा की जा सकती है, विवेचन किया जा सकता है, तो फिर रस का विवेचन क्यों नहीं किया जा सकता। अगले आक्षेप के रूप में जो बात कही गई है वह है काव्य के कई अंग होते हैं, जैसे विचार, कल्पना, शब्द शक्ति का कलात्मक चमत्कार इत्यादि। किंतु जब हम रस सिद्धांत का परीक्षण करते हैं तो रस सिद्धांत में भाव पर ही पूरा बल दिया जाता है, जिससे काव्य के जो अन्य अंग हैं उनकी स्वतः ही उपेक्षा हो जाती है और भाव को अत्यधिक महत्व देने के कारण ही रस सिद्धांत के विरोध में पहले भी अलंकार, रीति, ध्वनि और वक्रोक्ति आदि सिद्धांत उठे थे। भाव को ही इतना महत्व क्यों दिया जाए, यह यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। पाठक के मन में जब बिंब खड़ा करने की बात आती है तो नवीन शब्दार्थ का बोध कराना इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी ओर देखा जाए तो आज के बुद्धि प्रधान युग में अनुभूतियों में विचारात्मकता को जोड़ना सामान्य बात हो गई है और काव्य में शुद्ध अनुभूतियों की जगह बौद्धिक अनुभूतियां रहती ही हैं। फिर भाव पर ही अधिक बल देने पर क्या औचित्य है, इस तरह की बात भी समीक्षकों ने उठाई है। अगले आक्षेप के रूप में जब हम देखते हैं तो रस सिद्धांत में कुछ निश्चित भावों की चर्चा की गई है और उस बात को ही उठाया गया है, जबकि मानव मन में हम देखते हैं तो अनेक भाव उठा करते हैं और रस की पारिभाषिक शब्दावली में उनका विवेचन भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तो निश्चित रस माने गए हैं। इस बात को उठाया गया है। आधुनिक काव्य का बहुत सा भाग इस तरह का है जो रस सिद्धांत को ध्यान में रखकर नहीं लिखा गया है। ऐसी स्थिति में उस काव्य के रस का निर्णय किस तरह किया जाएगा, उसका निर्णय करना तो बहुत कठिन ही हो जाएगा। यहाँ तक कि आलोचकों का कहना है कि अब तो अवचेतन मन के रहस्य भी जान लिए गए हैं और भी नए नए भावों, अनुभूतियों की जानकारी मिलती रहती है, मिली है। तब सीमित क्षेत्र वाले रस सिद्धांत के आधार पर उस आधुनिक काव्य की परख कैसे संभव
हो सकती है। बढ़ती हुई मानव मन की जटिलताओं का विवेचन करने की दृष्टि से इसीलिए रस सिद्धांत को उन्होंने अपूर्ण और असक्षम माना है। इसे उन्होंने एक आक्षेप के रूप में प्रस्तुत किया है। अगले आक्षेप के रूप में जब हम देखते हैं तो आलोचकों का कहना है, रस वही हो सकता है जहाँ काव्य रचने का एक निश्चित ढंग अपनाया गया हो। जैसे प्रबंध और मुक्तक काव्य में तो रस हो सकता है। ऐसी परंपरागत मान्यता हमारी रही है। इसीलिए वे यहाँ आक्षेप लगाते हैं कि कुछ छंद, कुछ सूक्तियाँ ऐसी भी होती है जिनमें कोई न कोई सूक्ष्म भाव रहता है, अनुभूतियाँ रहती है। पर रस की परंपरागत मान्यता के अनुसार तो ऐसे छंद, ऐसी सूक्तियाँ रस विहीन ही मानी जाएगी और उनका महत्व ही नहीं माना जाएगा और यह स्थिति ठीक नहीं है, देखा जाए तो न्यायपूर्ण नहीं है। इसलिए उन्होंने इस बात को भी अपने आक्षेप में उठाया है। इसी तरह से उनका यह भी मानना है कि रस संबंधी जो मान्यताएं हैं वे सब परंपरागत मान्यताएं हैं। उनके अनुसार कुछ बातें रस की विरोधी हैं और कुछ उनके अनुकूल मान ली गई है। पर वास्तविकता यह है कि मनुष्य के भीतर अनेक प्रकार के अंतर्विरोध उत्पन्न होते रहते हैं। महाभारत और शेक्सपियर के नाट्य साहित्य में जीवन के अनेक अंतर्विरोधों का वर्णन हुआ है। यदि इन सबको रस सिद्धांत की कसौटी पर कसा जाए तो महाभारत और शेक्सपियर का नाट्य साहित्य महत्वहीन ही सिद्ध होगा। इस तरह उन्होंने अपने आक्षेप को प्रस्तुत किया है। एक बहुत बड़ी कमी के रूप में उन्होंने रस सिद्धांत की यह भी बताई है कि यह रस की स्थिति सहृदय के चित्त में मानता है और कविगत रस तथा काव्यगत रस की उपेक्षा कर देता है। सहृदय की यदि रस ग्रहण शक्ति बाधित हो जाती है तब तो काव्य के सरस रहने पर भी उसका ठीक तरह से मूल्यांकन ही नहीं हो सकेगा। ऐसी स्थिति में कभी ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जब काव्य या नाट्यगत स्थायी भाव और सहृदय के स्थायी भाव में तादात्म्य ही स्थापित न हो पाए, उस स्थिति में रस का परिपाक संभव ही नहीं हो पाएगा। इस तरह उन्होंने बात उठाई है। एक अन्य आक्षेप यह भी उन्होंने दिया है कि रस निर्मित होता है। ऐसा नहीं मानकर यह माना गया है कि रस अभिव्यक्त होता है। वास्तविकता यह है कि रस कई अनुभूतियों का एक विधान हुआ करता है। कई तरह की अनुभूतियां हैं, वह मिलकर एक रस के रूप में अभिव्यक्त होती है। इसलिए रस का निर्माण ही उसे मानना चाहिए, न कि अभिव्यक्ति मानना चाहिए। यह आक्षेप उन्होंने दिया है। उनका कहना है रस सिद्धांत वासना रूप में स्थित किसी एक स्थायी भाव के अभिव्यक्त रूप को ही रस मानता है। इस प्रकार काव्य आस्वाद के सच्चे स्वरूप का प्रकाश नहीं पड़ पाता। एक अन्य आक्षेप के रूप में उन्होंने जो मत प्रस्तुत किया है वह है रस सिद्धांत जीवन के स्थायी मूल्यों को महत्वपूर्ण मानता आया है, क्योंकि रस का संबंध आत्मा से माना गया है। यहाँ तक कि उनका कहना है कि स्थिति तो यह है कि आज परिवर्तन ही जीवन की सच्चाई है। स्थायित्व तो जीवन में रहा ही नहीं है। परिवर्तन के कारण क्षण की सत्ता को स्वीकार किया गया है, उसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस बात को हम सभी लोग जानते हैं। रस के बारे में जो मान्यताएं रही है परंपरागत, उनके अनुसार जो रस की अनुभूति है वह क्षण में नहीं होती है। उस अनुभूति स्थायी भाव का संस्कार हो तभी वह रस हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्षण को महत्व देने वाली सामयिक कविताओं का सही मूल्यांकन रस सिद्धांत के द्वारा नहीं हो सकता। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रस सिद्धांत हमारे लिए इसलिए पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, ये बात वह कहना चाहते हैं। समीक्षक एक अन्य आरोप और लगाते हैं रस सिद्धांत पर, वह है काव्य के प्रयोजन से संबंधित। उनका मानना है कि काव्य का प्रयोजन कोई एक नहीं हो सकता।
चरित्र निर्माण, सत्कर्म में प्रवृत्त करना, चेतना का परिष्कार करना आदि भी काव्य के प्रयोजन हो सकते हैं। किंतु रस सिद्धांत में आनंद, विशेषतया आनंद की सिद्ध अवस्था को ही महत्वपूर्ण माना गया है। तब वे कहते हैं कि इससे ये स्पष्ट होता है कि रस सिद्धांत मनोरंजन को काव्य का उद्देश्य मानता है। यह मान्यता काव्य और जीवन दोनों के ही हित में नहीं हो सकती। अन्य प्रयोजनों को महत्व न देना ठीक बात नहीं है। इस तरह से जो आलोचक है उनकी बात को डॉक्टर नगेंद्र ने कुछ बिंदुओं के माध्यम से जो संख्या में 9 बैठते हैं, 9 के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, अभिव्यक्ति दी है। उन्होंने इन सब आक्षेपों को प्रस्तुत करते हुए इनके समाधान भी प्रस्तुत किए हैं और रस के पक्ष में अपने विचार रखे हैं, जिन्हें हम अपने अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर अवश्य करें और बेल आइकन भी बजा दें। धन्यवाद।